नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ शुक्ला और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट सोशियोलॉजी। जैसा कि पिछले कई दिनों से हम लोग लगातार कुछ प्रश्नों को अभ्यास करते हैं, उन्हें लगाते हैं और उनकी व्याख्या समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आगामी जो परीक्षाएं हैं, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि चाहे वो उत्तर प्रदेश की प्रवक्ता परीक्षा हो, पीजीटी परीक्षा हो, चाहे वो बिहार, चूँकि अभी हाल ही में बिहार स्टेट का भी रिजल्ट आया, तो चाहे वो बिहार स्टेट की परीक्षा हो और नेट का तो मान लीजिए परीक्षा आपकी आने ही वाली है। साथ ही साथ दिल्ली के कुछ एग्ज़ाम जिन जो कि लगे हुए थे, तो हमारे चैनल पर एक कलेक्टिवली कई दिनों से ऐसी जो हमारे लोग हैं वो मैसेजेस कर रहे थे कि कुछ ऐसी नई प्रैक्टिस सीरीज़, कुछ ऐसे प्रश्नों की सीरीज़ शुरू की जाए जिससे कि वो सब लाभान्वित हो सकें। तो इसी क्रम में हम लोग लगातार पिछले 8 दिनों से ये सीरीज़ चला रहे हैं और जैसे कहते हैं ना कि ये जब तक ईश्वर चाहेगा तब तक ये सीरीज़ लगातार चलेगी, जब तक कोई बहुत बड़ी बड़ी ऐसी विपदा नहीं आ जाती तब तक के लिए। तो लगातार हम लोग इन कुछ प्रश्नों को चलाएंगे। बस इसके रिटर्न में बस मुझे जो चीज़ चाहिए आपसे वो ये है कि कम से कम आप इस वीडियो को पूरा देखा करें, साथ ही साथ इनके उत्तर दिया करें, जिससे कि ये जो मेहनत है ये वर्थ इट हो जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आप सब लोग नहीं इसे देखते हैं या फिर नहीं शेयर करते हैं, किसी वीडियो पर आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते, तो फिर वो मेहनत बेकार चली जाती है, मुझे लगता है। तो इसलिए बस मुझे आपका इतना सा सहयोग चाहिए कि आप कम से कम इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, जिससे कि लोग जानें और लोग प्रश्नों को व्याख्या करने के तरीके के साथ ही प्रैक्टिस करना शुरू करें। तो बिना और किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल लिखा हुआ है, तीसरी दुनिया के देशों को, यानी पहली तो बात ये समझ लीजिए कि ये यहाँ पर बात हो रही है थर्ड वर्ल्ड कंट्री के देशों की। तो जो तीसरी दुनिया के देश हैं, तीसरी दुनिया के देशों को कार्यों के पर्याप्त पुनः स्थापन का वर्णन करने के लिए न्यू इंटरनेशनल डिवीज़न ऑफ लेबर, ये वैसे तो पुराना क्वेश्चन है, न्यू इंटरनेशनल डिवीज़न ऑफ लेबर का प्रयोग किसने किया? आसान प्रश्न है, आप सभी जानते होंगे और आपको पता भी होगा। इसका आंसर है एफ फ्रोबेल। जो एफ फ्रोबेल थे वो जर्मनी के मशहूर विद्वान थे और इन्होंने नए देशों के लिए, जो तीसरी दुनिया के देश हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उनके लिए या उनकी दोबारा रीस्टैब्लिशमेंट के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया, एक टर्म इस्तेमाल किया जिसका नाम था न्यू इंटरनेशनल डिवीज़न ऑफ लेबर। तो इसका सही आंसर एफ फ्रोबेल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। लिखा हुआ है, वैश्वीकरण के युग में, यानी इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण के युग में शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण भारत में कृषक वर्ग का विस्थापन हुआ है। क्या ये बात सही है? लिखा हुआ है कि जो वैश्वीकरण का दौर आया, यानी जो ग्लोबलाइजेशन का दौर आया, उससे अर्बनाइजेशन तो बढ़ा है, ये बात हम जानते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है, ये भी बात हम जानते हैं। लेकिन क्या इससे कृषक वर्ग का विस्थापन हुआ है? हाँ, हुआ तो है थोड़ा बहुत, क्योंकि जितने जो कृषक थे, इसी को तो हम विकृषकीकरण कहते हैं। कल भी हमने अपने प्रश्नों में एक कॉन्सेप्ट आया था, तो उसे देखा, विकृषकीकरण, और बच्चे बता भी रहे थे कि कॉन्सेप्ट किसका है। तो विकृषकीकरण जो अवधारणा है वो हुई तो है वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप, तो यानी ये बात तो एकदम सही हो जाती है। लिखा हुआ है क्योंकि, और ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण के कारण कृषक वर्ग का निष्कासन हुआ है। बिल्कुल सही बात है कि जब औद्योगिकरण होगा, इंडस्ट्री लगाई जाएंगी, तो कहाँ लगाई जाएंगी? किसानों की ज़मीन पर ही तो लगाई जाएंगी। तो जब किसानों की ज़मीन पर इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएंगी, तो उन इंडस्ट्रीज़ के लिए जो ज़मीन चाहिए वो किसानों से अधिग्रहण की जाएगी, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा और उन्हें विस्थापित किया जाएगा। तो ये बात तो एकदम सही है, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं। ये बातें एकदम, दोनों ही बातें एकदम सत्य प्रतीत हो रही हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी उद्योग में कामगारों के लाभों को, कामगारों के लाभों से मतलब जो वर्कर्स हैं उनका लाभ किस प्रक्रिया से प्राप्त किया जा सकता है? भाई, आप एक मिल चलाते हैं कपड़े की, आप एक फैक्ट्री चलाते हैं, उसमें जो काम करने वाले मजदूर हैं उनसे आप कैसे बेहतर तरीके से लाभ कमा पाएंगे? और उनसे लाभ कमाने का मतलब ज़्यादा काम ले पाना, उनसे उनका 100% जो उनका जो पावर है उसका 100% यूटिलाइजेशन कर पाना, उनके काम का बढ़िया उपयोग कर पाना। इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए एक शब्द आता है, वैसे तो ये क्वेश्चन इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी का है,
जो औद्योगिक समाजशास्त्र होता है, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी में एक शब्द चलता है जिसको कि हम कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग, यानी कि सामूहिक सौदेबाजी या फिर सौदाकारी, जो भी आप इसे पढ़ना चाहें। तो इसे क्या कहते हैं, अगर हम जो कामगार वर्ग है, अगर आप उससे बातचीत करके चलेंगे, अगर आप उसके साथ सामंजस्य बिठा करके चलेंगे, तो वो काम अच्छा भी करेगा और अपना 100% भी देगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन के कारण हस्तांतरण का उल्लेख किसने किया है? यानी श्रम विभाजन के कारण हस्तांतरण हो गया है, ये ऐसा कौन बताता है? हस्तांतरण यानी यहाँ पर जो हस्तांतरण का मतलब है, अगर आप इस प्रश्न की अंग्रेजी देखेंगे तो आपको इसका थोड़ा सा अलग कारण पता चलेगा। ये देखिए, हु मेंशन्ड एलिनेशन। अब आप मुझे बताइए हिंदी और अंग्रेजी, क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं ना सर हिंदी में लगवाइए अंग्रेजी, तो हिंदी में तो भैया इसका एलिनेशन की हिंदी हस्तांतरण दी गई है, और अंग्रेजी जबकि एलिनेशन लिखा है, तो एलिनेशन की हिंदी जहाँ तक मैंने पढ़ी है ये अलगाव होता है। तो हिंदी और अंग्रेजी में ये दिक्कत है बच्चों, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हु मेंशन्ड एलिनेशन एज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, यानी ये बात किसने बताई कि डिवीजन ऑफ लेबर के कारण अलगाव हो जाता है। तो यहाँ पर हस्तांतरण ना होकर के क्या हो जाएगा, अलगाव हो जाता है। तो जैसे ही अलगाव आया आपको आंसर पता चल गया, उसके पहले आपको लग रहा था कि अरे क्या पूछ लिया। तो अलगाव तो भाई एक ही आदमी ने इसकी बात करी है, एलिनेशन की, जिसको कि मार्क्स कहते हैं। क्योंकि मार्क्स की जो हमारी थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू है, जिस सरप्लस वैल्यू की बात मार्क्स करते हैं, वो कहते हैं कि इसी के कारण क्या हो रहा है, मजदूर वर्ग में, कामगार वर्ग में अलगाव पैदा हो रहा है। तो थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू में मार्क्स टॉक्स अबाउट एलिनेशन, एलिनेशन फ्रॉम हिज प्रोडक्ट, एलिनेशन फ्रॉम हिज फैमिली, एलिनेशन फ्रॉम द फेलो वर्कर्स, जो आसपास के उसके लोग हैं उससे अलग हो जाता है, अपने टैलेंट से अलग हो जाता है ना, तमाम तरीके के अलगाव की बातें वो करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 लिखा हुआ है, भारत में बच्चों का कम लिंगानुपात, यानी जो सेक्स रेशियो इंडिया में है उसके बारे में प्रश्न है। भारत में जो सेक्स रेशियो है वो मुख्यतः कन्या भ्रूण हत्या के कारण है। क्या ये बात सही है कि लिंगानुपात कम क्यों है? ठीक है, चलो मान लेते हैं हाँ कि एक इसका कारण तो है भाई, क्योंकि जब गर्भपात हो जाएगा, लिंग की जांच कराते हैं लोग, और लिंग की जांच कराने के बाद वो जान जाते हैं कि गर्भ में पलने वाला जो शिशु है वो बच्चा है कि बच्ची, और अगर बच्ची होता है तो उसको गर्भ में ही उसका गर्भपात करा देते हैं। तो इस वजह से लड़कियां पैदा नहीं होती। तो ये तो एक कारण सही समझ में आ रहा है। और ऐसा है क्यों? क्योंकि फिर वही बात, तरीका वही पुराना वाला, क्योंकि पितृत्व व्यवस्था या पैट्रियार्कल सिस्टम के कारण भारत में पुत्र वरीयता बहुत अधिक है। क्या है? हाँ भैया बिल्कुल है। देखो तमाम लोग हैं जिनके लड़कियां हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं भैया कि लल्ला हो जाए तो ठीक रहे थोड़ा, तो लल्ला के चक्कर में बहुत सारे बच्चे पैदा कर देते हैं, बहुत सारी लड़कियां पैदा हो जाती हैं, तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कम हो जाती है। तो पुत्र वरीयता ज़्यादा है भारत में, और ये सभी जगह पर ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि भारत के किसी एक जगह पर, एक कम्युनिटी में या एक रिलीजन, हर रिलीजन में, हर कम्युनिटी में ये देखने को मिलता है कि पुत्र प्राप्ति को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि हमारा भैया बेटवा नहीं है, तो जब तक बेटवा नहीं होगा तब तक कैसे काम चलेगा। तो इसलिए ये बातें दोनों ही सही हैं, ए बात भी सही है और आर बात भी सही, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है कि कुछ चीज़ें दी गई हैं जिनको कि मिलाना है। क्या है आइए देखते हैं। 3 बातें दी गई हैं, तत्काल, मध्य अवधि और दीर्घ अवधि। हम क्या चाहते हैं, हमारे उद्देश्य क्या हैं, हम किस तरीके से उस चीज़ को देखते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। आइए देखते हैं भाई। तो जो तत्काल है, तत्काल में हमें क्या चाहिए? तत्काल में हमें चाहिए कि हम बुनियादी देख रेख ठीक कर पाएँ, क्योंकि तत्काल में तो हमारा बुनियादी ढांचा खराब है। बुनियादी देख रेख कर पाएँ, स्वास्थ्य देख रेख कर पाएँ, बुनियादी सुविधाएं बच्चों को दे पाएँ, शिशु स्वास्थ्य देखभाल कर पाएँ, ये हमारा बुनियादी काम है जो कि हमें अभी तुरंत चाहिए। ठीक है, तो तत्काल रूप से हमें क्या देखना होगा कि गर्भ निरोध की आवश्यकता कहाँ पर है, कैसे क्या चल रहा है, ये देखना होगा। मध्य अवधि में हमें क्या चाहिए, या मिडिल रेंज, हम चलो पहले ये प्राप्त कर लें, फिर आगे क्या प्राप्त करेंगे, आगे प्राप्त करेंगे। ये पुराना पेपर है, इस वजह से इसको आपको मतलब ये थोड़ा सा 2010 देखने को मिल रहा है ना, तो समझ लेते हैं फिर भी। तो मध्य अवधि में हमें क्या चाहिए कि हम तुरंत अभी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट को ठीक करेंगे, ये मध्य अवधि की बात है। दीर्घ अवधि की बात क्या है
कि धारणीय या इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2045 तक स्थायी जनसंख्या हम प्राप्त कर पाएंगे। हमारा लक्ष्य यही था ना कि 2045 तक हम एक ऑप्टिमम पॉपुलेशन तक पहुंचेंगे, एक स्थायी जनसंख्या तक पहुंचेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए को तो हमने एक से मिला दिया, बी में ही मिला हुआ है, ठीक है, और दूसरे को तीसरे से और सी को दूसरे से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1, 3 और 2। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान आधारित विकास किस पर निर्भर नहीं करता है। यानी जो ज्ञान आधारित विकास है वो किस पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि अगर डेवलपमेंट ज्ञान पर आधारित होगा तो वो किस पर निर्भर नहीं करेगा। ज्ञान संचय पर तो निर्भर करता है, ज्ञान प्रसार पर भी निर्भर करता है, और उत्पादन के लिए ज्ञान भी इस्तेमाल होता है। लेकिन एक चीज़ है कि पूर्वानुमान, मतलब जो ज्ञान आधारित है वो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होगा या इस बात पर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं होगा कि हम भविष्यवाणी कर पाएँ, है ना, क्योंकि जो ज्ञान आधारित विकास है, जो ज्ञान आधारित डेवलपमेंट है, वो पूर्वानुमान के लिए ज्ञान पर विकसित नहीं होता है, पूर्वानुमान के ज्ञान के लिए काम नहीं करता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 28 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, कौन सी ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है। अभी एक वीडियो हाल ही में हमने अपलोड करी थी जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू रूरल सोशियोलॉजी, ग्रामीण समाजशास्त्र का परिचय। तो जिसने ग्रामीण समाज का परिचय वाली वीडियो नहीं देखी है वो उसे देखे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। कौन सी ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है, आइए देखते हैं। क्या संयुक्त परिवार विशेषता है, हमें तो लगता है कि है, संयुक्त परिवार वहाँ पाया जाता है। कृषि संबंधी अर्थव्यवस्था भी पाई जाती है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर तो प्राइमरी जो है ऑक्यूपेशन कृषि ही होता है। 3/4 से अधिक लोग वहाँ कृषि कार्यों में लगे होते हैं, 75% से अधिक लोग लगे होते हैं वहाँ पे। प्राकृतिक पर्यावरण का पूर्व बाहुल्य भी होता है, भाई प्राकृतिक पर्यावरण का देखरेख करते हैं। लेकिन विभेदीकरण जैसी चीज़ वहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ पर होमोजेनिटी पाई जाती है, तो इसलिए वहाँ पर विभेदीकरण देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ग्रामीण विभेदीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, लिखा हुआ है, शहरी और औद्योगिक केंद्रों में गंदी बस्तियां किशोर अपराध वृत्ति का जन्म स्थल होती हैं। हाँ होती हैं, क्या ये बात सही है भाई। आप देखिए दिल्ली में, बम्बई में, कोलकाता में, जो ये है, या हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में, जहाँ पर गंदी बस्तियां हैं, स्लम्स हैं, क्या स्लम्स में यहाँ पर ये दिक्कत आती है कि वहाँ पर किशोर अपराध जन्म लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि लेते हैं। अगला सवाल है, किशोर ग्रामीण क्षेत्रों से औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार के लिए जाते हैं। हाँ ठीक है, ग्रामीण से शहरों में तो जाएंगे ही, और क्या शहरों से ग्रामीण में जाएंगे। किशोर जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों से ही तो शहरी क्षेत्रों की तरफ पलायन करेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो बातें तो दोनों ठीक है, लेकिन किशोर अपराध का जन्म स्थल क्यों होती है ये बात ये नहीं बता रहे हैं। तो बातें दोनों ठीक कर रहे हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है। तो ए और आर दोनों सही हैं, बातें दोनों ठीक हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं है। अब देखिए इस वाले पर स्टेटमेंट को समझते हैं कि जो शहरी गंदी बस्तियां हैं वहाँ पर आप देखिए बहुत सारी ऐसी मूवी बनी, सत्या एक मूवी आई थी बहुत पहले की, है ना, वहाँ पर ऐसे दिखाया गया। अभी हाल ही में एक वेब सीरीज़ आई थी अमेजन प्राइम पे जिसका नाम था पाताल लोक, उसमें दिखाया गया कि किस तरीके से जो गंदी बस्तियों में लोग रहते हैं, मलिन बस्तियों में लोग रहते हैं, वो अपराध की तरफ कैसे धीरे धीरे प्रवृत्त हो जाते हैं। तो ऐसी तमाम सारी मूवीज़, तमाम सारी चीज़ें ऐसी बनी, और भी बहुत सारी मूवीज़ हैं जहाँ पर दिखाया कि मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग कैसे आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं धीरे धीरे। तो ये बातें एकदम ठीक है, किशोर अपराध वहाँ पर पनपते हैं। राधा कमल मुखर्जी ने भी कई बार इन चीज़ों का अपने उसमें जिक्र किया कि जो नगरों का जीवन है, जो मलिन बस्तियों में जहाँ पर वो लोग रहते हैं, वो बहुत अंधेरा और बहुत घनी बस्तियाँ हैं, तो अपराध का वहाँ पर प्रमुख देखने को मिलता है। लिखा हुआ है, किस संवैधानिक संशोधन में, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा इसकी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, सत्यनिष्ठा शब्दों को शामिल किया गया है। इन 3 शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। बहुत सरल सवाल है और आपको पता भी होगा, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जो 42वां संविधान संशोधन था। 42वें संविधान संशोधन में जो स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी के अकॉर्डिंग जो
ये चीज़ें उसमें जोड़ी गई थी। ठीक है, कि भाई हम इसमें ये दो तीन शब्द जो है जोड़ेंगे। ठीक है, कि धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और सोशलिज्म, है ना, ये सब चीज़ें। तो ये उसमें 42वें संविधान संशोधन के बाद जो है 1976 में जोड़ दिया गया था। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिखा हुआ है लिव इन रिलेशनशिप एक नवीनतम प्रघटना है जो निम्न में से किस समाज में पाई और स्वीकार की जाती है। ठीक है, यानी जो लिव इन रिलेशनशिप है वो किस तरीके के समाज में पाई जाएगी, किस तरीके के समाज में स्वीकार करें। देखिए, जनजातीय में तो पाई जाती है हालांकि, लेकिन वहाँ इसका नाम लिव इन नहीं होता है, तो इसलिए जनजातीय आप काट दीजिए, ग्रामीण आप काट दीजिए। अब शहरी में भी क्या ही पाई जाएगी, शहरी में उतना नहीं अभी डेवलप हो पाता मामला। हालांकि वैश्विक नगर जो हैं, जो ग्लोबल सिटी हैं, वहाँ पर ये चीज़ें खूब पाई जाती हैं। ग्लोबल सिटी में लिव इन रिलेशनशिप बहुत आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा। आप ये बताइए कि ग्लोबल सिटी एक बुक भी है शायद, है ना, वो बुक किसकी है? ग्लोबल सिटी जो बुक है वो किसकी है? तब तक हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 लिखा हुआ है पर्यावरण सम्मेलन, एनवायरनमेंट से क्वेश्चन है और दोनों ही पेपर्स में आपके एनवायरनमेंट आता है। पर्यावरण सम्मेलन रियो 92 रियो डी जेनेरो में जो हुआ था, मुख्यतः किस पर केंद्रित था? जो भूशिखर सम्मेलन हुआ था वो किस पर केंद्रित था? जो 1992 में हुआ वो किस पर केंद्रित था? मानव विकास पर, ह्यूमन डेवलपमेंट पर, प्रोत्साहन योग्य विकास, निर्धनता में कमी, या फिर जनसंख्या नियंत्रण में कमी? अब देखिए यहाँ पर भी वही बात है। अगर इस प्रश्न को आप अंग्रेजी में देखेंगे तो प्रोत्साहन योग्य विकास को पता है क्या लिखा गया है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिखा गया है, सतत विकास लिखा गया होगा, लेकिन हिंदी में इन्होंने प्रोत्साहन योग्य विकास कर दिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या हो गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, क्योंकि जो रियो 92 सम्मेलन हुआ था, भूशिखर सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई थी, एजेंडा 21 की बात हुई थी कि हम इसमें कुछ बातें करेंगे, कुछ हम चीज़ों को सही तरीके से कैसे बेहतर कर पाएंगे, पर्यावरण पर कैसे बेहतर काम हो पाएगा। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, आपको बताना है। जाहिर सी बात है कि आर के मार्टन ने तो ये बुक नहीं लिखी और पीटर एल बर्जर ने भी नहीं लिखी, तो ये दो आप पहले ही काट दीजिए। बेंडिक्स की नहीं है बल्कि लिपसेट और बेंडिक्स की है। देखिए ये फिर वही काम हुआ जो कल हम लोग जिसकी चर्चा कर रहे थे, लिपसेट और बेंडिक्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लिपसेट और बेंडिक्स। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 वेलफेयर वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो वेलफेयर वाला क्वेश्चन है उस पेपर आने वाला है, उसके लिए इंपॉर्टेंट ये सब किताबें, उसी में यही सब पूछी जाएंगी। डेलिक्वेंसी एंड अपॉर्चुनिटी, सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर, सोशल इनइक्वालिटी, डेविएंस एंड सोसाइटी, है ना। ये 4 किताबें दी गई हैं और इधर इनके क्योंकि क्रिमिनोलॉजी से जुड़ा हुआ पेपर है ना, क्रिमिनोलॉजी से, तो क्रिमिनोलॉजी में इसी तरीके की अपराध शास्त्र जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं, वहाँ के लिए ये पूछा जा रहा है। तो डेलिक्वेंसी एंड अपॉर्चुनिटी तो आपको पता ही होगा, कॉमन किताब है, क्लोवर्ड एंड ओहलिन की, सामने ही लिखी हुई है। सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर, ये भी सामने ही लिखी है, क्लिनॉर्ड की, है ना। सोशल इनइक्वालिटी बेत्ते की ही है और डेविएंस एंड सोसाइटी टाइलर की है। तो ये चारों किताबें आमने सामने ही लिखी हैं। तो 1 2 3 4, है ना, ये इसका सही जवाब हो गया 1 2 3 4। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और भी बहुत सारे क्राइम की थियरीज हैं, अगर हम लोग आप लोग चाहेंगे तो हम लोग क्राइम को थोड़ा सा उस पर शॉर्ट वीडियोज़ वगैरह में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। वाह, देखिए अब क्वेश्चन रिपीट होने लगे। आपने केवल लगभग 160 क्वेश्चन लगाए यानी अभी तक हम लोगों ने, और क्वेश्चन रिपीट होकर के मिलने लगे। ये फ़ायदा होता है क्वेश्चन लगाने का। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी किसकी बुक है? एक ही आंसर है इसका, दूर से दिख रहा है, डेरेनडॉर्फ। डेरेनडॉर्फ जो है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करते हैं, जिसमें कि डेरेनडॉर्फ ने मार्क्स की क्रिटिक करी, जिसमें कि डेरेनडॉर्फ ने पार्सन्स की क्रिटिक करी और बताया कि आजकल के युग में क्यों जो संघर्ष है, क्यों आजकल के युग में संघर्ष संभव नहीं है, वर्ग संघर्ष संभव नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण का सूचक नहीं है, यानी जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है वो उसका क्या सूचक निम्नलिखित में से नहीं है? ठीक है, श्रम और मानव शक्ति का मुक्त संचलन, निवेश के लिए विदेशी पूंजी का मुक्त प्रवाह,
रक्षा प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह या फिर विदेशी पूंजी का मुक्त प्रवाह। 4 बातें दी गई और बताया गया, बताइए कि इसमें से वैश्वीकरण का सूचक कौन सा नहीं है, आपको बताना है। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हम लोगों ने कई बार इस प्रश्न की चर्चा करी है। हमने आपको बताया भी था कि ग्लोबलाइजेशन की जो छत है या ग्लोबलाइजेशन का जो बिल्डिंग है वो 4 तरीके के खंभों पर टिका हुआ है। खंभे बोले तो पिलर्स, 4 तरीके के पिलर्स पर टिका हुआ है। कौन है वो पिलर्स, आइए बताते हैं आपको, फिर आप खुद ही आंसर बताइएगा। पहला क्या है, पहला है कैपिटलिज्म, है ना, जिसको कि कैपिटलिज्म हम कहते हैं। दूसरा क्या है, नेशन स्टेट सिस्टम यानी राष्ट्र राज्य व्यवस्था। तीसरा क्या है, इंडस्ट्रियलिज्म यानी उद्योगवाद। और चौथा क्या है, चौथा है सैन्यवाद या फिर जिसको कि हम कहते हैं जिसको कि हम कहते हैं इंटरनेशनल मिलिट्री फोर्स। तो रक्षा प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह तो नहीं होगा, बाकी तो चलो ठीक है, पूंजी आएगी, श्रम और मानव शक्ति आएगी, कैपिटलिज्म का बात हो रही है, इंडस्ट्रियलिज्म की बात हो रही है, ये इस पूंजी की बात हो रही, लेकिन मुक्त प्रवाह जो है सेना का मुक्त प्रवाह तो नहीं हो रहा कहीं पे। सेना ठीक है, सैन्य अभ्यास करेंगे, एक तरीके से सैन्यवाद होगा, लेकिन जो ये इसका जो बात हो रही है उसकी नहीं होगी, है ना। रक्षा प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह इसका सही जवाब नहीं होगा। तो रक्षा प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह जो है इसका सूचक नहीं है। वो बात अलग है, हम चाहते हैं कि हमारे सारे देश हमारे साथ मिल करके खड़े रहें और सेना उनकी हम इस्तेमाल कर सकें, वो ठीक है, लेकिन मुक्त प्रवाह थोड़ी ना होने लग जाता है उसका। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, स्थायी जनसंख्या रचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन करिए। देखिए भैया, बात यह है कि इस तरीके के प्रश्न बीपीएससी में बड़े आ रहे हैं। बीपीएससी में डेमोग्राफी के बहुत सवाल आते हैं, तो जो लोग भी बीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं वीडियोस। ठीक है, तो स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से किसका चयन होगा, बताइएगा। तो भाई स्थायी जनसंख्या क्या होगी, जो ये हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ये स्थायी कब होगा, क्या जन्म दर स्थिर रहे और मृत्यु दर भी स्थिर रहे तब, या फिर जन्म दर तो पता चले बहुत तेजी से है और मृत्यु दर रुकी हुई है, घटती हुई जन्म दर जब बच्चे पैदा ना हो और मृत्यु दर स्थिर रहे, या फिर स्थिर जन्म दर स्थिर रहे और मृत्यु दर घटती जाए यानी मरे कोई नहीं। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, स्थिर प्रक्रिया वो होती है या जिस स्थायी जनसंख्या संरचना तब बनती है जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही स्थिर रहें, ना ज़्यादा लोग पैदा होंगे और ना ज़्यादा लोग मरेंगे। तभी तो भाई जो जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है, जो जनसंख्या संरचना है, वो तभी तो बेहतर बन पाएगी जब वो सभी लोग सही तरीके से रहेंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग समता से संबंधित है। आर्थिक सशक्तिकरण, लिंग समानता यानी जेंडर इक्विटी की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे, इक्वालिटी की बात नहीं है, ध्यान से सुनिएगा भाई, हिंदी और अंग्रेजी में आप यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। जेंडर इक्विटी की बात हो रही है, इक्विटी एंड इक्वालिटी बोथ आर डिफरेंट टर्म्स, ओके। तो आपको इक्वालिटी को अलग सेंस में देखना है और इक्विटी को अलग सेंस में देखना है। आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित है क्या समता, समतावादी संबंध से संबंधित है, महिलाओं की स्वतंत्रता और स्वाधीनता से संबंधित है, या शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच से संबंधित है, बताइए। तो जब समता की बात हो रही है तो समता से ही संबंधित होगा, है ना, बताइए फटाफट। लिंग समता जो है वो किससे संबंधित है, लिंग समता इस बात से संबंधित है कि महिलाओं की स्वतंत्रता और स्वाधीनता जो है होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं, समान पहुंच तो इक्वालिटी में भी हो रही है, पुरुष भी दौड़ रहे हैं महिलाएं भी दौड़ रही हैं, वो नहीं है, लेकिन महिलाओं की स्वतंत्रता, क्योंकि जो वल्नरेबल कम्युनिटी हैं, जो जैसे दलित हैं, जो महिलाएं हैं, जो ट्राइबल्स हैं, जो समाज के सबल्टन पर्सपेक्टिव से जिन्हें देखना चाहिए या जिनको देखे जाने की ज़रूरत है, उनके लिए जब हम काम करते हैं तो वो एक तरीके की हमारी महिलाओं की स्वतंत्रता और स्वाधीनता के संदर्भ में जब बात होगी तब वो लिंग समता से संबंधित होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना से सवाल है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। ग्रामीण जनसंख्या की दशकीय समृद्धि दर 1991 से 2001 के बाद वर्ष 2001 से 2011 में कम हो गई है।
यानी जो डेकेडल ग्रोथ जिसको बोलते हैं, दशकीय वृद्धि जो लिखा हुआ है, यानी 10 सालों में कितना हो रहा है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। दशकीय वृद्धि के बारे में पूछा गया है, ठीक है। दशकीय वृद्धि किसमें कैसी हुई है, ठीक है। अगला है 10 लाख से अधिक शहरी समूह में प्रत्येक 10 शहरी निवासियों जिनमें से 4 ऐसे 5 संकुलित शहरों में रहते हैं, ठीक है। गुजरात राज्य में सबसे अधिक शहरी समूह है जिनकी जनसंख्या 1 मिलियन या इससे अधिक है। 2000 के बाद 2011 में 10 लाख से अधिक वाले शहरों में सेक्स रेशियो बढ़ गया है। कौन सा सही नहीं है वो बताना है, यानी बाकी 3 सही होंगे, कोई एक ऑप्शन होगा जो कि सही नहीं होगा। तो गुजरात राज्य में सबसे अधिक कैसे हो सकते हैं, एक बार बंबई होता तब भी माना जाता, दिल्ली होता तब भी माना जाता, लेकिन गुजरात राज्य में सबसे अधिक तो नहीं हो सकते, कॉमन सेंस है ना। तो गुजरात राज्य में सबसे अधिक शहरी समूह है, ये सही नहीं है। बाकी बातें तो ठीक है, क्योंकि 2001 से 11 के बाद जो डेकेडल ग्रोथ हुई वो थोड़ी सी रुकी, क्योंकि सरकार ने परिवार नियोजन के कार्यक्रम चलाए, क्योंकि जो है शहरी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संकुलित शहरों में रहते हैं। बहुत सारे शहर ऐसे थे जिनमें 2011 वाली जनगणना जो हुई तो सेक्स रेशियो थोड़ा सा ठीक आया पहले के मुकाबले, ऐसा नहीं कि बेहतर हो गया, लेकिन पहले के मुकाबले ठीक आया, तो ये हो जाएगा। तो ये तीनों बातें तो ठीक है, लेकिन गुजरात वाली बात समझ में नहीं आ रही है। कुछ किताबें दी गई हैं जिनको मैच कराना है। क्वेश्चन नंबर 41, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आंद्रे बेते, देसाई, गिडेंस और स्टिग्लिट्स जोसेफ। अब हालांकि ये तो किताब बड़ी फेमस है जोसेफ की, जो आपको दिख रही है, पता नहीं कि नहीं देख पा रहे हैं आप, लेकिन फिर भी आपको गिडेंस की बुक तो समझ में आती है ना भाई, तो गिडेंस वाली पे लगाइए, सी को 4 से मिलाइए। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्निटी एक ही में मिला हुआ है, ए वाला इसका जवाब हो गया। वैसे जो स्टिग्लिट्स एंड जोसेफ है, इनकी बुक का नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकॉन्टेंट। गिडेंस की बुक का नाम है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्निटी। आंद्रे बेते की जो बुक है उसका नाम है एंटीनोमीज ऑफ सोसाइटी, और ए.आर. देसाई की बुक का नाम है इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट। ये ए.आर. देसाई की बुक भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसे भी याद रखेंगे, बहुत पूछी जाती है, ठीक है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, वैसे तो सारी किताबें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ किताबें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, अब चूंकि प्रश्न आपने फिर वही बात देख लिए हैं, तो आप कर लीजिए 2-3 सवाल और अगर आप चाहें तो। लिखा हुआ है ऐसी अभिवृत्तियां और व्यवहार जो किसी व्यक्ति के अपने लैंगिक मानदंडों के अनुरूप होती हैं। कल ही हम लोग इस बात को क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि जब हमारे लैंगिक मानदंडों के अनुसार कुछ मनोवृत्तियां होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उनको हम किस तरीके से देखते हैं, बताइए भाई। ऐसी चीज़ों को हम इसको अगर, हालांकि इस प्रश्न को अगर आप अंग्रेजी में देखें तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ये देखिए, दोज एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स दैट कन्फर्म टू द नॉर्म्स ऑफ वंस ओन सेक्स आर नोन एज। इसके लिए जो शब्द होता है भैया उसको हम कहते हैं जेंडर एप्रोप्रिएट, ठीक है। यानी किसी विशेष लिंग के लिए, किसी विशेष चीज़ के लिए जो बेहतर है उसे क्या कहते हैं। तो हिंदी में तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अंग्रेजी में जब आप देखेंगे तो वो आपको सही समझ में आ जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लिंग उपयुक्तता, जेंडर एप्रोप्रिएट, ठीक है। कि किसी के लैंगिक मानदंडों के अनुसार कुछ है, किसी के लिए कुछ है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। जैसे कि यहाँ इंडिया में आप देखेंगे तो पिंक कलर लड़कियों के संदर्भ में है, और अमेरिका आप चले जाइए तो एक समय तक वहाँ पर पिंक कलर लड़के इस्तेमाल कर रहे थे, या लड़कों का कलर माना जाता है वो, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, विकसित रूप में आधुनिक जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हायर के लिए और पीजीटी के लिए। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी जिसको बोलते हैं, ये पिछली बार के हायर में भी पूछा गया था। विकसित रूप में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी किसने बताई है? बिल्कुल सही जवाब बी, बहुत सारे लोग बता रहे हैं बी, फ्रैंक नोटेस्टीन जो है वो इसका सही जवाब है। फ्रैंक नोटेस्टीन ने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी बताई, जिसमें कि 5 स्टेजेस बांटते हैं वो, और कहते हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद कैसे जो है उन 5 स्टेजेस से होती हुई किसी देश की जनसंख्या गुजरती है, ठीक है। माल्थस की भी एक थियरी है जिसमें कि आप 2 तरीके की चीज़ें बताते हैं, प्रिवेंटिव चेक्स और पॉजिटिव चेक्स, है ना, आपने खैर वो पढ़ी होगी कि हर 100 सालों पे एक वो महामारी आती है, ऐसा कुछ। आज का अंतिम सवाल देखते हैं, उच्चतर प्रजनन शक्ति यानी हाई फर्टिलिटी रेट संबंधित है किससे? विवाह के समय कम आयु से, घरेलू आय का निम्न स्तर से, उच्चतर निरक्षरता दर, या फिर निरक्षरता लिखा हुआ है, साक्षरता नहीं है, निरक्षरता यानी अनपढ़ होना,
शहरी जनसंख्या का उच्चतर अनुपात, ये आपको बताना है किससे संबंधित है, कूट के द्वारा उत्तर देना है, बताइए। तो उच्चतर प्रजनन शक्ति किससे होगा, विवाह के समय कम आयु। भाई ठीक है, अगर आप बहुत लेट मैरिज करेंगे, माल्थस ने बताया ही कि अगर आप बच्चे नहीं पैदा करना चाहते, अगर आप जनसंख्या कम करना चाहते हैं तो बस आप लेट मैरिज करिए, अर्ली मैरिज की क्या ज़रूरत है। क्योंकि अर्ली मैरिज करेंगे तो आपको बच्चे पैदा करने के ज़्यादा अवसर मिलेंगे, क्योंकि 15 से 49 जो हमारा रिप्रोडक्टिव स्पैन WHO बताता है, अगर आप अर्ली मैरिज कर लेंगे तो आपको ज़्यादा अवसर मिलेंगे, तो आप हर साल एक बच्चा पैदा कर सकते हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब ये तो नहीं होगा, मतलब ये तो होगा ही, एक विवाह के समय कम आयु। घरेलू आय का निम्न स्तर, यह भी मान्यता है कि कम बच्चे होंगे इस वजह से कम आय है, ज़्यादा होंगे तो जितने खाने वाले होंगे उतने ही कमाने वाले होंगे, एक ये भी धारणा चलती है ना लोगों में, तो ये हो जाएगा। और उच्चतर निरक्षरता दर, हाई, ज़्यादा बच्चे, भाई देखिए पढ़े लिखे लोग जो होंगे वो कहेंगे अरे यार क्या ज़्यादा बच्चे पैदा करें, पढ़ाने लिखाने में खर्चा होगा, तो वो ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा करेंगे। लेकिन शहरी जनसंख्या में जब ऑलरेडी उच्चतर अनुपात है, तो आप एक थियरी याद करिए भैया, सैडलर की। सैडलर की थियरी आपने सुनी होगी, माइकल थॉमस सैडलर, हमने पढ़ाई भी है अपनी क्लासेस में, कि माइकल थॉमस सैडलर कहते हैं कि जो डेंसिटी थियरी है, अगर कहीं पर डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ पर जनसंख्या अपने आप नियंत्रित हो जाएगी, जनसंख्या घनत्व सिद्धांत जिसको कि हम कहते हैं। तो 4 नहीं होगा, बाकी तीनों होंगे, तो 1, 2 और 3, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। डेमोग्राफी की बहुत सारी थियरीज़ हैं, चाहे वो ऑप्टिमम पॉपुलेशन हो, चाहे वो जो है माल्थस की हो, चाहे सैडलर की हो, स्पेंसर की हो, मार्क्सियन की हो, डूमो की हो, बहुत सारी थियरीज़ हैं, वो सारी आप लोग क्या करें, एक लिस्ट बना करके उन थियरीज़ को याद कर लें, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये थे हमारे आज के 23 क्वेश्चंस। हम लोगों ने 21 से शुरू किया था और 22 से बल्कि, और 44 तक, तो 22 सवाल आज हम लोगों ने लगाए। कल हम लोग फिर और इसके आगे के क्वेश्चंस लगाएंगे। ये सीरीज़ शुरू करने का जो उद्देश्य है भाई, वो बस इतना है कि आप एक निश्चित समय पर कुछ प्रैक्टिस करें, मेरा बस इतना उद्देश्य है कि कुछ आप थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएं, थोड़ा सा चीज़ों को समझें। तो मेरा इस पूरी सीरीज़ के पीछे का जो उद्देश्य है वो बस यही है कि कम से कम एक निश्चित समय आपका फिक्स हो जाएगा, आप उस समय पर लिखना पढ़ना या कुछ ऐसे लेकर के, इसी बहाने आप इतनी देर क्वेश्चंस देखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो बस इसे एक फिक्सिंग इसे कहते हैं, है ना। तो वीडियो को शेयर किया करिए, वीडियो पे कमेंट किया करिए। चैनल बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं अभी तक, वो एनालिटिक्स में दिखाता है भाई, तो ऐसा मत करो, चैनल थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, तो जिससे कि हम लोग और थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम करें। तो बहुत जल्द चैनल अपने 15,000 सब्सक्राइबर पूरे करने वाला है, तो जल्दी जल्दी इसके पूरे कराइए। हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, यानी कल 12 बजे। तब तक के लिए ढेर सारा रिवीजन करिए, ढेर सारी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं कल ठीक 12 बजे। थैंक यू सो मच।